हेलो, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद तो करता हूं मेरे दोस्तों बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरे दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण में आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूं। राजस्थान की सीईटी पात्रता जो परीक्षा है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं और राजस्थान का जो महत्वपूर्ण सिलेबस है उसमें अगर मैं बात करूं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और कल्चर, तो दोस्तों हम आपके सामने पहले राजस्थान का हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद तो करता हूं दोस्तों अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखोगे तो हिस्ट्री के राजस्थान के एकीकरण से बनने वाले तमाम प्रकार के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपको इस पीडीएफ फाइल में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। मेरे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए, हर लाइन का उत्तर बहुत जरूरी है आपको। यहाँ लिखा हुआ राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किन्होंने किया था। तो मेरे दोस्तों राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया था। राजस्थान के लिए राजस्थान का ये जो भौतिक भूभाग है इसको सबसे पहले राजपूताना जॉर्ज थॉमस ने कहा था। और कब कहा था दोस्तों? 1800 ईस्वी में कहा था। तो पहली बात आप सभी की क्लियर होगी कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया था। अच्छा भैया, जॉर्ज थॉमस कहाँ का रहने वाला था? तो जॉर्ज थॉमस है दोस्तों वो आयरलैंड का निवासी था। कहाँ का निवासी था दोस्तों? आयरलैंड का निवासी था। और इनकी जो मृत्यु होती है हमारे राजस्थान में होती है। तो जॉर्ज थॉमस कहाँ का निवासी था? आयरलैंड का निवासी था। और ये राजस्थान के सबसे पहले कौन से क्षेत्र में आता है? ये राजस्थान के सबसे पहले शेखावटी क्षेत्र में आता है दोस्तों। और इनकी जो मृत्यु होती है वो बीकानेर के अंदर होती है। तो जॉर्ज थॉमस कहाँ का निवासी था? जॉर्ज थॉमस दोस्तों आयरलैंड का निवासी था। ये राजस्थान में सबसे पहले शेखावटी क्षेत्र में आता है और इनकी जो मृत्यु होती है बीकानेर में होती है। तो कहीं न कहीं दूसरी जो लाइन है वो भी आपको 100% याद होगी। चलिए दोस्तों अगली लाइन कह रहा है कि राजस्थान को राजपूताना ब्रिटिश काल और मध्यकाल में कहा गया था। अब प्रश्न ये भी आ सकता है मेरे दोस्तों कि राजस्थान का जो ये भौतिक भूभाग है इसके लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग कब किया गया था? तो राजस्थान का ये भौतिक भूभाग है उसको राजपूताना जो कहा गया था ब्रिटिश काल में कहा गया था और मध्यकाल में कहा जाने लगा था। इसी प्रकार दोस्तों अपन आगे चलते हैं। ऐसा माना जाता है कि 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ऐसा प्रथम व्यक्ति था जिसने अपने ग्रंथ मिलिट्री ऑफ मेमोयर्स जॉर्ज थॉमस में इस प्रदेश को राजपूताना कहा था। अब प्रश्न आता है कि भाई राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग कब किया गया था? तो ब्रिटिश काल के दौरान और मध्यकाल के दौरान किया गया था। प्रश्न अगर और आ जाता है कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहां देखने को मिला? तो भाई विलियम फ्रैंकलिन की जो पुस्तक थी वो थी दोस्तों अपने पास में मिलिट्री ऑफ मेमोयर्स जॉर्ज थॉमस। उसमें सबसे पहले राजस्थान के इस भौतिक भूभाग के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया गया था वो राजपूताना कहा गया था। भाई राजपूताना का मतलब होता है कि ब्रिटिश के समय राजस्थान के इस क्षेत्र को ब्रिटिश जो काल थे अंग्रेजी के अंदर राजपूताना कहते थे। राजा रजवाड़ों का शासन होने की वजह से वो राजपूताना कहते थे। और इस पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? भाई विलियम फ्रैंकलिन की जो पुस्तक थी वो थी दोस्तों मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। इसका जो प्रकाशन किया था लॉर्ड वेलेजली ने किया था। कब किया था दोस्तों? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास लाइन की बात करता हूं। अगली लाइन आ रही है दोस्तों, कर्नल जेम्स टॉड 1806 में पहली बार उदयपुर में आए थे। अब भाई कर्नल जेम्स टॉड कौन थे? तो भाई कर्नल जेम्स टॉड भी हमारे राजस्थान के इतिहास के पिता कहा जाने वाले व्यक्ति थे। और ये हमारे राजस्थान में 1806 के अंदर पहली बार कहां पर आते थे? उदयपुर में आए थे। 8 मार्च 1818 को उन्हें मेवाड़ और हाड़ौती का पीए नियुक्त किया गया था। पीए का मतलब होता है पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया था। इसका कार्य है कि भाई मेवाड़ और मारवाड़ के अंदर मेवाड़ और हाड़ौती वाला जो क्षेत्र था उसके अंदर देख रेख करना, उसमें अंदर राजस्व कर को इकट्ठा करना। ठीक है भैया, आगे है जेम्स टॉड को 3 नवंबर 1819 में सिरोही और मारवाड़ का राज्य का अतिरिक्त प्रभारी भी नियुक्त किया गया था। अब प्रश्न ये भी आ सकता है कि भाई जेम्स टॉड को मारवाड़ के अलावा दोस्तों सिरोही का और मारवाड़ का अतिरिक्त प्रभारी कब नियुक्त किया गया था? तो आपको याद रखना है दोस्तों 3 नवंबर 1819 को। कब नियुक्त किया था मेरे दोस्तों? 3 नवंबर 1819 को नियुक्त किया गया था। आगे चलते हैं दोस्तों, जेम्स टॉड पहला इतिहासकार हुआ जिसने राजस्थान के इतिहास को वैज्ञानिक रूप से दृष्टिकोण से लिख दिया था।
यानी भाई जेम्स टॉड वो प्रथम व्यक्ति है जिसने राजस्थान के इतिहास को लिखा था। राजस्थान के इतिहास को एक क्रम के अनुसार लिखा था और इसका जो पुस्तक था दोस्तों उसका प्रकाशन 2 खंडों में हुआ था। कितने खंडों में हुआ था? 2 खंडों में हुआ था। चलिए दोस्तों 1829 में कर्नल जेम्स टॉड ने अपने ग्रंथ 1829 में कर्नल जेम्स टॉड ने अपना ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ का नाम क्या था? उस ग्रंथ का नाम था दोस्तों एनाल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो भाई देखिए 1829 में कर्नल जेम्स टॉड ने अपना ग्रंथ लिखा था एनाल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान और इसके अंदर सबसे पहले इस भौतिक भूभाग को राजस्थान या रजवाड़ा का प्रयोग किया था। भाई प्रश्न आता है कि राजस्थान के लिए राजस्थान या रजवाड़ा शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन सी पुस्तक में देखने को मिला था? तो भाई राजस्थान के लिए राजस्थान या रजवाड़ा नामक जो शब्द है कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक थी दोस्तों और वो थी दोस्तों एनाल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में देखने को मिलती है। और इस पुस्तक का प्रकाशन लंदन के अंदर किया गया था और किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? जेम्स क्रुक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? जेम्स क्रुक के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। हाँ भाई आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों आगे क्या लिखा गया? आगे लिखा गया है कि इस पुस्तक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? जेम्स क्रुक के द्वारा किया गया था और ये ग्रंथ जेम्स टॉड ने अपने गुरु को समर्पित किया था और उस गुरु के नाम क्या था? गुरु का नाम था भाई जयनियति। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कर्नल जेम्स टॉड के गुरु का नाम क्या था? तो भाई साहब जी याद रखना है कर्नल जेम्स टॉड के गुरु का नाम जयनियति था और अपने गुरु को समर्पित किया ग्रंथ और उस ग्रंथ का नाम था एनाल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसमें कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 के अंदर राजस्थान के इस भौतिक भूभाग के क्षेत्र को राजस्थान बोला या राजस्थान बोला था। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों अगर अपन बात करते हैं कि द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का सबसे पहले हिंदी में ट्रांसलेट किन्होंने किया था? तो भाई साहब जी याद रखना है पंडित बलदेव मिश्रा ने। बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, इसका हिंदी में रूपांतरण किया था पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र ने। पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र ने क्या था? इसका हिंदी में रूपांतरण किया था। और भाई साहब जी उनके बाद इस एनाल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी में जो रूपांतरण किया था वो डॉक्टर हीराचंद ओझा के द्वारा किया गया था। तो भाई गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने भी द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी में अनुवाद किया था। ठीक है भाई साहब जी आगे चलते हैं। गौरी शंकर हीराचंद ओझा कहाँ का निवासी था? तो भाई साहब जी गौरी शंकर हीराचंद ओझा सिरोही के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? सिरोही। और सिरोही का गांव कौन सा दोस्तों? रोहिड़ा गांव के परिवार, एक छोटे से परिवार में रहने वाले व्यक्ति थे। हाँ भाई जी पहली लाइन आप सभी को याद हो गया क्या? ये जो पहला पेज मैंने आप सभी को कराया है उम्मीद तो करता हूं मेरे दोस्तों आप सभी को बहुत अच्छी तरह से याद हो गया। हाँ जी भाई एक बार सभी देख लीजिए इस पेज को। सभी को याद हो गया है? फटाफट से कमेंट कर दीजिए। चलिए भाई मैं एक बार फटाफट से जो भी पढ़ाया है वो आपको मैं रिवीजन करा देता हूं। जो भी मैंने पढ़ाया है पूरा का पूरा आपके सामने रिवीजन करा देता हूं ताकि दोस्तों यहां से बनने वाले जो क्वेश्चन है वो आपके बिल्कुल भी आउट नहीं होंगे और आपको एक दो बार इस पूरी वीडियो को पढ़ना होगा और आपको याद करना होगा। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ फाइल चाहिए तो भाई साहब जी अपना जो ऐप है उसके साथ में इसका पीडीएफ फाइल भी अपलोड कर दिया गया है। लो भाई जी पहले लाइन क्या कह रही है? पहले लाइन कह रही है राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग कब किया गया था? तो राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग 1800 ईस्वी में किया गया था और किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट लाइन आ रही है भाई जॉर्ज थॉमस कहाँ का निवासी था? तो भाई साहब जी याद रखना है कि जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का निवासी था और ये राजस्थान के कौन से क्षेत्र में आता है? तो भाई साहब जी ये राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में आता है और इनकी जो मृत्यु है बीकानेर में हो जाती है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं राजस्थान को राजपुताना और ब्रिटिश काल या मध्यकाल में किस नाम से जाना जाता था? तो भाई राजस्थान को ब्रिटिश काल और मध्यकाल में राजपुताना के नाम से जाना जाता था। 1805 के अंदर विलियम फ्रैंकलिन एक ऐसा प्रथम व्यक्ति हुआ था जिसने राजस्थान के लिए ग्रंथ लिखा था और उसका नाम था मिलिट्री ऑफ मेमोयर्स जॉर्ज थॉमस और इस प्रदेश को राजपुताना कहा गया था। यानी विलियम फ्रैंकलिन वो व्यक्ति था जिसने 1805 में अपना एक ग्रंथ लिखा था और उसका नाम था दोस्तों
मिलिट्री ऑफ मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, और इसमें सबसे पहले इस भौतिक भूभाग को उन्होंने लिखित रूप से राजपुताना के रूप में संबोधित किया था। और भाई साहब जी, इस पुस्तक का जो प्रकाशन है लॉर्ड वेलेजली के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद आता है दोस्तों कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड भाई साहब जी 1806 के अंदर पहली बार उदयपुर में आते हैं। भाई जॉर्ज थॉमस पहली बार कहां पर आते हैं? शेखावटी क्षेत्र में, बीकानेर में उनकी मृत्यु होती है। और कर्नल जेम्स टोड भाई पहली बार कहां आते हैं? हमारे राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में आते हैं, उदयपुर के अंदर। 8 मार्च 1818 को इनको मेवाड़ और हाड़ौती का क्या बना दिया गया था? 8 मार्च 1818 को इनको मेवाड़ और हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया था। बाद के अंदर 3 नवंबर 1819 को जेम्स टोड को अतिरिक्त प्रभारी बनाया गया था, राज्य प्रभारी बनाया गया था। कहां का? सिरोही और मारवाड़ का इनको राज्य प्रभारी बनाया गया था। इस प्रकार जेम्स टोड वो पहला व्यक्ति था जिसने राजस्थान के जो इतिहास है उसको वैज्ञानिक दृष्टि से लिखा था। दोस्तों अगर अपन बात करते हैं 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने एक अपना ग्रंथ लिखा था दोस्तों, और उस ग्रंथ का नाम था एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और ये जो ग्रंथ है कर्नल जेम्स टोड ने अपने गुरु जैनयति को समर्पित किया था। और दोस्तों इस ग्रंथ के अंदर पहली बार राजस्थान के इस भौतिक भूभाग के लिए राजस्थान या रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया गया था। और भाई साहब जी इस ग्रंथ का जो प्रकाशन है वो जेम्स क्रुक के द्वारा करवाया गया था। किन के द्वारा कराया गया था? जेम्स क्रुक के द्वारा करवाया गया था। और आगे चलते हैं दोस्तों, अगर अपन बात करते हैं कि कर्नल जेम्स टोड का जो ये ग्रंथ था द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का सबसे पहले हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो पंडित बलदेव मिश्र ने इसका हिंदी में अनुवाद किया था। और उसके बाद में इसका जो हिंदी में अनुवाद करने का जो श्रेय दिया जाता है वो डॉक्टर हीराचंद ओझा को, यानी डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा को दिया जाता है। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा कहाँ के निवासी थे? भाई सिरोही के निवासी थे। सिरोही का जो गांव है दोस्तों उसका नाम है रोहिड़ा गांव के निवासी थे। उम्मीद तो करता हूं भाई पहला पेज याद हो गया याद। चलते भाई आगे नेक्स्ट पेज पर। अब अगला पेज क्या कह रहा है इसको बहुत अच्छी तरह आपसे आप समझने का प्रयास कीजिए। लो भैया अगला पेज आपके सामने लेकर आ गया हूं। यहां से भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उनके बारे में एक एक करके बात करेंगे। एक बार देख लेता हूं भाई सबको क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? हाँ भाई सबको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। लो जी भाई इसको पढ़ लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज लिखी गई है वो मैं आपको यहां समझा देता हूं। लो भाई पहले लाइन कह रहे हैं द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में जो ग्रंथ है कर्नल जेम्स टोड का उसका प्रकाशन कितने खंडों में हुआ था? तो भाई साहब जी उसका जो प्रकाशन है 2 खंडों में हुआ था। भाई पहला खंड क्या था? पहला खंड वो था जिसमें राजस्थान के यहाँ के जितने भी सामंत थे, यहाँ के जितने भी राजा रजवाड़े थे उनके सामंती व्यवस्था के बारे में था, उनके वंशावली के बारे में था और मेवाड़ का इतिहास से संबंधित जानकारी मिलती है। साथ में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें राजस्थान का जो भौगोलिक स्थिति है उसको बताया गया। यानी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में 2 भाग थे दोस्तों इस ग्रंथ के। इसका पहला भाग था राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को बताना है, राजस्थान के उसमें जो शासक थे उनकी कौन कौन सी सामंती व्यवस्था थी, उनकी किस प्रकार से राजनीतिक स्ट्रक्चर था, उनका आर्थिक व्यवस्था कैसा था, उनका राजपाट करने का तरीका क्या था, वो सारी के सारी इसमें लिखी गई है। साथ में मेवाड़ का इतिहास भी इसके अंदर पहले भाग में लिखा गया है। चलिए भाई दूसरे खंड की बात करते हैं तो दूसरे खंड में क्या बताया गया? दूसरे खंड के अंदर मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, आमेर, हाड़ौती राज्य का इतिहास लिखा। अब मेरे दोस्तों आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वो कथन में आने लगे। अब प्रश्न ये भी आ सकता है कि भाई एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान से संबंधित दूसरे खंड में निम्नलिखित में से किसका इतिहास के बारे में लिखा गया है? तो भाई साहब जी याद रखना है मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, आमेर, हाड़ौती इन राज्य का इतिहास के बारे में लिखा गया है। आगे चलते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी यात्रा का वृत्तांत, यानी कर्नल जेम्स टोड जब हमारे भारत आए थे तो उन्होंने एक अन्य ग्रंथ भी लिखा दोस्तों और उसको बोला गया अपनी यात्रा का वृत्तांत। और इस यात्रा का वृत्तांत है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। क्या है भैया? ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। अब प्रश्न ये भी आ सकता है भैया कि ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया नामक पुस्तक का प्रकाशन किसके द्वारा करवाया गया था? तो ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया नामक पुस्तक का जो प्रकाशन है भाई साहब जी कर्नल जेम्स टोड के द्वारा करवाया गया था। और ये जो ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया नामक जो ग्रंथ है उन्होंने विलियम हंटर ब्लेयर को समर्पित किया था। किसको समर्पित किया था? विलियम हंटर ब्लेम को समर्पित किया था दोस्तों।
इस ग्रंथ का राजस्थान की पर्यटन व्यवस्था, यानी इस ग्रंथ में राजस्थान के अंदर पर्यटन व्यवस्था के बारे में लिखा। राजस्थान के अंदर जो अंधविश्वास है, देखो पहले भी अंधविश्वास था, आज भी लोग बहुत ज्यादा अंधविश्वासी होते हैं, तो राजस्थान के अंदर कितना अंधविश्वास है उसके बारे में लिखा गया था। राजस्थान के अंदर जो आदिवासी रहते थे उनका जीवन की व्यवस्था कैसे, उनका खान पान कैसा, वो कहां पर रहते हैं, तो भाई आदिवासियों के बारे में भी इस ग्रंथ में लिखा गया था। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान के अंदर मंदिर और मूर्तियों का उल्लेख किया गया था। इस ग्रंथ में ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया के द्वारा, इस ग्रंथ में कर्नल जेम्स टोडा द्वारा हमारे राजस्थान के मंदिरों के बारे में, हमारे राजस्थान के पर्यटन स्थलों के बारे में, हमारे राजस्थान में मूर्ति पूजा के बारे में, हमारे राजस्थान के अंधविश्वासों के बारे में, हमारे राजस्थान में रहने वाली आदिवासी जनजातियों के बारे में लिखा गया है। इस ग्रंथ का प्रकाशन 1839 में करवाया गया था, कर्नल जेम्स टोड की पत्नी के द्वारा करवाया गया था, क्योंकि भाई कर्नल जेम्स टोड का तो निधन हो जाता है, तो इसलिए उस ग्रंथ का प्रकाशन उनके पत्नी के द्वारा कराया गया था। भाई पत्नी का नाम आपसे पूछ ले तो जूलिया क्लटबर्ग है। क्या नाम है? जूलिया क्लटबर्ग। ठीक है भैया, ये आपको याद रखना है। कर्नल जेम्स टोड का जन्म कब हुआ था? आपसे पूछ ले मेरे भाई, आज तक तो पूछा नहीं गया, लेकिन पूछ ले कि कर्नल जेम्स टोड का जन्म कब हुआ था। तो कर्नल जेम्स टोड का जन्म हुआ था भाई 20 मार्च 1782 को। और इनकी मृत्यु कब हुई थी भाई साहब जी? इनकी जो मृत्यु हुई थी 1835 में हुई। और आप सभी को पता है कि भाई कर्नल जेम्स टोड हमारे यहाँ से भारत से एक शिलालेख लेकर जा रहे थे, मानमोरी का शिलालेख। तो समुद्र के अंदर जब वो जा रहे थे तो हवा वो तेज चल रही थी, जहाज भारी हो रहा था, इस वजह से उन्होंने उस शिलालेख को कहां पर फेंक दिया था? मानमोरी के शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया था। भाई कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, प्रश्न आता है कि राजस्थान के इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? तो भाई जी याद रखना है, कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। मेरे दोस्तों राजस्थान का पितामह किसको कहा जाता है? तो भाई जी याद रखना है, राजस्थान का जो पितामह है वो भी कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। और प्रश्न आ जाता है कि भारत के इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? तो मेरे भाई जी याद रखना है कि भारत के इतिहास का जो पिता है वेद व्यास जी को कहा जाता है। और प्रश्न आ जाता है भाई विश्व के इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? तो विश्व के इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। अब भाई कर्नल जेम्स टोड की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने हमारे राजस्थान के अंदर, आप सभी को पता, अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर जिसको अपन बोलते हैं गुरु शिखर, बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं, इसलिए उस पर्वत श्रृंखला को हिंदू का आलपस खजाना कहा था। तो हिंदू का आलपस भी कहा था गुरु शिखर को। दोस्तों कर्नल जेम्स टोड की सेवा से प्रभावित होकर उदयपुर के तत्कालीन शासक थे भाई भीम सिंह जी। तो महाराणा भीम सिंह ने क्या किया था? अजमेर का एक छोटा सा गांव है बोरसवाड़ा गांव, जो कि ब्यावर के अंदर आता है। तो भाई कर्नल जेम्स टोड की सेवाओं से प्रभावित होकर, कर्नल जेम्स टोड के कार्यों से प्रभावित होकर उदयपुर मेवाड़ के जो शासक थे भीम सिंह जी ने अजमेर के ब्यावर क्षेत्र के अंदर, अभी वर्तमान में ब्यावर जिले में आता है बोरसवाड़ा गांव, उसका नाम क्या रख दिया था? टाटगढ़ रख दिया था। क्या रख दिया था दोस्तों? टाटगढ़ रख दिया था। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। कर्नल जेम्स टोड की बहियों में राजस्थान के लिए रायथान का प्रयोग किया गया। अब भाई कर्नल जेम्स टोड ने बहिया लिखे थे और बहियों में राजस्थान के लिए उन्होंने रायथान शब्द का प्रयोग भी किया था। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि राजस्थान में निवास करने वाले शासकों के बारे में लिखा गया था। और दोस्तों आप सभी को पता है कि जब कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड जा रहे थे तो मानमोरी का शिलालेख अपने साथ लेकर जा रहे थे, लेकिन समुद्र के अंदर उसको फेंक दिया था। आप सभी को मैंने बता ही दिया था कि भाई जहाज भारी हो रहा था, हवा चल रही थी, इसलिए उसको लग रहा था कि जहाज डूब जाएगा, क्योंकि मानमोरी का शिलालेख बहुत भारी था। और इसलिए फिर उसने शिलालेख को कहां फेंक दिया था? समुद्र में फेंक दिया था। बताओ भाई दूसरा पेज सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया भाई क्लियर? हाँ भाई आप सभी क्लियर हो गया है? फटाफट से बता दीजिए दोस्तों, जल्दी से बताओ भाई आप सभी क्लियर हो चुका है? लो जी भाई जी आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट पे। अगला पार्ट क्या कह रहा है? अब देखिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। हमने राजस्थान का इतिहास पढ़ना शुरू किया, राजस्थान के एकीकरण से बनने वाले तमाम प्रश्नों के बारे में बात की है। तो चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। मोहनोत नैणसी ने अपना ग्रंथ है नैणसीरी खयात। भाई मोहनोत नैणसी का ग्रंथ कौन सा है? नैणसीरी खयात में राजस्थान का वर्णन किया गया। किसका वर्णन किया दोस्तों? राजस्थान का वर्णन क्या है। विरुबान ने अपने ग्रंथ राज रूपक में भी राजस्थान के बारे में बताया। अब प्रश्न क्या आता है ये सुन लो भाई।
प्रश्न आता है मुणोत नेणसी का निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ग्रंथ था जिसमें राजस्थान के बारे में लिखा गया है? तो भाई आप बोलोगे नैणसीरी खयात। यह क्वेश्चन आता है नैणसीरी खयात किसके द्वारा लिखी गई है? तो भाई नैणसीरी खयात मुणोत नेणसी के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न आता है भाई राजरूपक नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो भाई राजरूपक नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? वीरभान के द्वारा। तो वीरभान का ग्रंथ था राजरूपक और जिसके अंदर भी राजस्थान के बारे में लिखा गया है। इसी प्रकार कविराज श्यामल दास और कविराज श्यामल दास की पुस्तक का नाम है वीर विनोद। प्रश्न आता भाई जी वीर विनोद नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वीर विनोद नामक जो पुस्तक है कविराज श्यामल दास के द्वारा लिखी गई। अब मेरे दोस्तों अब प्रश्न आप भूल जाओगे तो भाई मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं। मुहणोत नेणसी नैणसीरी खयात, ये तो याद हो जाएगा कि मुहणोत नेणसी आ रहा है, नैणसीरी खयात ये किताब तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद है। बात करते हैं वीरभान राज रूपक, यानी वीर होते हैं राजा। वीर कौन होते हैं भाई? राजा होते हैं। तो वीरभान की पुस्तक का नाम क्या है? राजरूपक। वीर कौन होते हैं? राजा होते हैं। तो भाई वीरभान की पुस्तक का नाम क्या है? राजरूपक। चलिए भाई आगे चलते हैं। कविराज श्यामल दास वीर विनोद। अब सुनिएगा दोस्तों, यहां वीरभान है और यहां वीर विनोद है। अगर वीर विनोद आ जाता है तो वीर विनोद कौन है? विनोद एक लड़के का नाम है। तो भाई वीर विनोद कौन हुए? तो श्यामल दास हुए। कौन हुए? श्यामल दास हुए। इस प्रकार अगर आप तोड़ना सीखोगे तो अच्छी तरह से आपको याद हो सकता है। चलिए भाई वापस पढ़ते हैं। मुणोत नेणसी नैणसीरी खयात याद हो गया होगा। मैंने लिखा वीरभान राजरूपक, वीरभान राजरूपक और यहां लिखा कविराज श्यामल दास का कौन है? वीर विनोद नामक पुस्तक है भैया। कौन सी है भैया? वीर विनोद नामक पुस्तक। और इन तीनों पुस्तकों में कहीं न कहीं राजस्थान के बारे में बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है। चलिए भाई आगे चलते हैं दोस्तों। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? तो मेरे दोस्तों याद रखना मेवाड़ की रियासत राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है। ऐसा माना जाता है कि इस रियासत की स्थापना 565 ईस्वी में भुइल वंशों के द्वारा की थी, भुइलों के द्वारा की गई थी। तो भाई राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत हो गई मेवाड़ वाली रियासत। अगर बात कर ले कि राजस्थान की सबसे नवीन रियासत कौन सी है, तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा राजस्थान की सबसे जो नवीन रियासत है वो है दोस्तों झालावाड़ रियासत। भाई झालावाड़ रियासत की स्थापना मदन झाला के द्वारा की गई थी और ये रियासत कहीं न कहीं कोटा से अलग होकर बनी थी। तो याद रखिएगा राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? तो मेवाड़ रियासत है और इसकी स्थापना गुहिलों के द्वारा 565 ईस्वी में की गई थी। राजस्थान की सबसे नवीन रियासत कौन सी है? तो झालावाड़ रियासत है। इसकी स्थापना 1838 में की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? मदन झाला के द्वारा की गई थी। चलिए दोस्तों इस झालावाड़ रियासत की राजधानी कौन सी थी? तो भाई झालावाड़ रियासत की जो राजधानी थी वो पाटन थी दोस्तों। क्या थी? पाटन। ये रियासत कोटा रियासत से अलग होकर बनी थी और झालावाड़ एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसकी स्थापना अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अंग्रेजों के द्वारा की गई। मेरे दोस्तों बनने वाला एक और क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन आता है कि भाई राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत थी जिसकी स्थापना अंग्रेजों ने की थी? तो भाई वो झालावाड़ रियासत थी और इस रियासत को कोटा से अलग किया था 1838 में अलग किया था। ठीक है भैया। चलो भाई अब आप भूल जाओगे भाई झालावाड़ रियासत की स्थापना कब हुई थी, तो मैं आपको याद कर आपको याद रखना है कि कोटा रियासत बड़ी रियासत थी और इस कोटा रियासत का टुकड़ा कर दिया और जिसमें 1838 लोगों को अलग जगह जाकर बसा दिया। कितने लोग थे? 1838। तो भाई 1838 लोगों को अलग बसाया, मदन झाला के अंडर में बसाया और बोल दिया तुम आज से झालावाड़ रियासत। तो याद हो जाएगा कि झालावाड़ रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अंग्रेजों के द्वारा की गई थी, मदन झाला के द्वारा की गई थी, अंग्रेजों के आंतरिक हस्तक्षेप के आधार पर हुई थी, 1838 में हुई थी। चलो भाई आगे चलते हैं। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है भाई साहब जी मारवाड़ रियासत और मारवाड़ की जोधपुर रियासत राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत है। और भाई बात करें कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी हुई, तो फिर राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत हुई भाई भीलवाड़ा की शाहपुरा रियासत। तो सबसे बड़ी रियासत हो गई जोधपुर, सबसे पुरानी रियासत हो गई मेवाड़ की उदयपुर, सबसे नवीन रियासत हो गई झालावाड़ और भाई सबसे छोटी रियासत हो गई क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर अपन बात करें तो भीलवाड़ा वाली शाहपुरा।
लो जी आगे चलते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत की अगर मैं बात करूं तो जयपुर रियासत है, और 1941 की बात करूं तो लगभग इसकी जनसंख्या भाई सी 30 लाख थी। और सबसे छोटी रियासत अगर मैं 1941 की जनगणना की बात करूं तो लगभग 19-20 हजार जनसंख्या थी, और वो थी भाई शाहपुरा रियासत की। ठीक है भाई। राजस्थान की सबसे पिछड़ी रियासत कौन सी थी? भाई जी याद रखना, राजस्थान की सबसे पिछड़ी रियासत थी भाई जैसलमेर रियासत। ये राजस्थान की सबसे पिछड़ी रियासत थी, और जिसे राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है, राजस्थान का अंडमान कहा जाता है। और भाई जी याद रखिएगा, ये राजस्थान की पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं करने वाली रियासत थी। मेरे दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भाई राजस्थान की सबसे पिछड़ी रियासत कौन सी थी? तो याद रखना आप सभी को, राजस्थान की सबसे पिछड़ी रियासत थी जैसलमेर रियासत। राजस्थान का इसको क्या कहा जाता है? अंडमान कहा जाता है। और ये एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसकी कभी भी पूर्ण उत्तरदायी शासन व्यवस्था नहीं थी। और पूर्ण उत्तरदायी शासन व्यवस्था को अपनाने वाली रियासत कौन सी थी? शाहपुरा रियासत थी। प्रथम रियासत थी जो राजस्थान की पूर्ण उत्तरदायी शासन प्रणाली को इसने अपनाया था। जैसलमेर और जोधपुर दो रियासत थी जिसने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का समर्थन नहीं किया। मेरे दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि जब 1942 में सभी रियासतें अंग्रेजों का विरोध कर रही थी, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रही थी, भारत छोड़ो आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही थी, तब राजस्थान के अंदर दो ऐसी रियासतें भी थी जिन्होंने कहा हमें आजाद नहीं होना है। और वो रियासत कौन सी? वो थी भाई जयपुर और जैसलमेर। और ये जयपुर और जैसलमेर भाई अंग्रेजों के दबाव में चल रही थी, और इसलिए इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है दोस्तों। अब दोस्तों अगर अब मैं बात करूं यहां से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, तो सुनिएगा, समझने का प्रयास करना मेरे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तोप की सलामी। भाई देखिए ये जानकारी आप यह सभी को याद रखना है। तोप की सलामी भाई ऐसी रियासतें थी जिनको तोप की सलामी का अधिकार था, लेकिन भाई ठिकाने को कोई भी तोप सलामी का अधिकार नहीं था। अब अपन बात करते हैं कि रियासतों को तोप की सलामी का अधिकार था, लेकिन अपवाद स्वरूप अगर मैं बात करूं किशनगढ़ रियासत की, मैं बात करूं भाई जी शाहपुरा रियासत की, इनको तोप रखने का अधिकार नहीं था, तोप सलामी का इनको अधिकार नहीं था। तो प्रश्न ये भी आ सकता है मेरे दोस्तों कि राजस्थान की वो कौन सी दो रियासतें थी जिनको तोप का अधिकार नहीं था, तोप की सलामी का अधिकार नहीं था? तो भाई जी याद रखना आपको शाहपुरा और किशनगढ़। अब सुनिएगा मेरी बात, प्रश्न आता है कि ऐसी कौन सी रियासत थी जिसकी तोप की सलामी छीन ली गई थी, भाई कम कर दी गई थी? तो वो थी कोटा रियासत। कोटा रियासत वो थी जिसकी तोप की सलामी 17 से घटाकर 13 कर दी। और भाई साहब जी फायदा मिल गया करौली रियासत को। करौली रियासत के पास पहले तोप की सलामी थी 13, अब 13 से बढ़कर कितनी हो गई? 17। तो याद करने का आसान तरीका, 17 से 13 गई कोटा, और कोटा से चली गई करौली, 13 से हो गई भाई 17। अब तीन रियासतें ऐसी भी थी राजस्थान के अंदर जिनको तोप ढालने का अधिकार था, तोप रखने का अधिकार था, और वो रियासतें थी भाई कश्मीर, पटियाला और बीकानेर, जिसमें राजस्थान की एकमात्र रियासत हो गई बीकानेर। अब क्वेश्चन आ सकता है कि भाई राजस्थान की एकमात्र कौन सी रियासत थी जिसको तोप रखने का अधिकार था? तो वो बीकानेर थी। उसके अलावा कौन थी? कश्मीर थी और भाई पटियाला थी। हाँ भाई क्लियर हो गया दूसरा पेज? भाई सभी बताइए दूसरा पेज सभी को क्लियर हो गया क्या? तीसरा पेज सॉरी, सभी क्लियर हो गया है? लो जी एक बार वापस मैं समझा देता हूं आपको कि मैंने क्या पढ़ाया है। तीसरा पेज क्यों आपके लिए जरूरी है भाई? तो अपन बात करते हैं दोस्तों तीसरे पेज की। यहां से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान का एकीकरण हम आपको पढ़ा रहे। और भाई जी याद रखना ये राजस्थान सीटी नहीं, राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जरूरी है। आप राजस्थान के 0 लेवल से लेकर हायर लेवल का कंपटीशन देने जा रहे हो तो भी भाई बनने वाले तमाम प्रश्न हैं वो एक साथ आपको इस वीडियो में देखने को मिल रहे हैं। लो भाई जी बात करते हैं सबसे पहले क्या क्या लिखी गई लाइन है। पहली लाइन क्या थी? पहली लाइन ये थी कि मोहनोत नैणसी के द्वारा एक खयात लिखी गई थी, उसका नाम था नैणसी खयात, जिसमें राजस्थान के इस क्षेत्र के बारे में लिखा गया था। दूसरा है वीरभान ने अपना ग्रंथ लिखा था राजरूपक, और जिसमें भी राजस्थान के क्षेत्र के बारे में लिखा था। इसी प्रकार कविराज श्यामल दास के द्वारा वीर विनोद नामक पुस्तक लिखा गया था, और उसमें भी इस क्षेत्र के बारे में लिखा गया था। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत की मैं बात करूं मेरे दोस्तों तो याद रखना है मेवाड़ रियासत।
मेवाड़ रियासत राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है दोस्तों, इसकी स्थापना 565 ईस्वी में हुई थी। राजस्थान की सबसे नवीन रियासत की अगर मैं बात करूं मेरे भाइयों, तो याद रखना है झालावाड़ रियासत। और झालावाड़ रियासत वो एकमात्र रियासत थी जो अंग्रेजों के आंतरिक हस्तक्षेप के आधार पर बनी थी। कोटा से अलग कर दिया गया था। 1838 में झालावाड़ रियासत को बनाया गया था, जो राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत मानी जाती है। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, तो वो रियासत है भाई मारवाड़ की जोधपुर रियासत। राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है। और भीलवाड़ा की जो शाहपुरा रियासत है वो राजस्थान के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत है। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों जनसंख्या के आधार पर, तो 1941 की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत है जयपुर रियासत। और भाई 1941 की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान की सबसे छोटी रियासत हो गई भाई शाहपुरा भीलवाड़ा रियासत। चलिए दोस्तों यहां तक सभी को क्लियर हो चुका है। आगे चलते हैं दोस्तों, राजस्थान की सबसे पिछड़ी रियासत कौन सी है, तो भाई राजस्थान की सबसे पिछड़ी रियासत है भाई जैसलमेर रियासत, जिसको राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये एकमात्र ऐसी रियासत थी जिस पर पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित नहीं हो सका था। इसी प्रकार राजस्थान की प्रथम रियासत हुई भाई जी भीलवाड़ा, जिस पर पूर्ण उत्तरदायी सरकार स्थापित हुई थी। अब चलते हैं दोस्तों आगे, अपन पढ़ते हैं कि भाई ऐसी रियासतें जिनको तोप रखने का अधिकार था। तो सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं तोप रखने से पहले कि भाई 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उसमें राजस्थान की कौन सी रियासतें थी जो इन्होंने इस आंदोलन का बहिष्कार कर दिया, आंदोलन में साथ नहीं दिया, तो वो थी भाई जैसलमेर और वो जयपुर रियासत। जैसलमेर और जयपुर ऐसी दो रियासत थी जो भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों का साथ दे रही थी। किसका साथ दे रही थी? अंग्रेजों का साथ दे रही थी। लो जी भाई आगे चलते हैं। तोप की सलामी ऐसी रियासतें थी जिनको तोप रखने का अधिकार था, लेकिन ठिकानों को तोप रखने का अधिकार नहीं था। लेकिन भाई जी याद रखना, दो ऐसी रियासतें थी जिनको भाई साहब जी तोप की सलामी का अधिकार नहीं था, वो थी किशनगढ़ और शाहपुरा रियासत। अब बात करते हैं कोटा रियासत। कोटा रियासत एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसकी तोप की सलामी में कमी कर दी जाती है, 17 से 13 कर दी जाती है। और करौली रियासत एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसकी तोप की रियासतों में बढ़ोतरी कर जाती है, सलामी में बढ़ोतरी करती है, 13 से बढ़ाकर 17 कर दी जाती है। हाँ भाई क्लियर हो गया है। तीन रियासतें ऐसी थी जिनको तोप रखने का अधिकार थी, कश्मीर, पटियाला और बीकानेर। बीकानेर इसमें हमारे राजस्थान में आती है। लो भाई क्लियर हो गया सभी को, बताओ जल्दी से, हो गया क्लियर? लो भाई आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट आ रहा भाई शिकार एक्ट को घोषित करने वाली। मेरे दोस्तों अभी आप सभी ने एक पेपर दिया था लेब असिस्टेंट का, और लेब असिस्टेंट से पहले भी मैंने आपको ये सीटें पढ़ाई थी। इससे पहले राजस्थान का पिछले बार सीटी था, तब भी ये सीटें पढ़ाई थी मैंने। अभी एलडीसी के बैच में भी ये सीटें पढ़ाई है, और वापस अब सीटी 2026 चल रहा, वहां पर भी सीटें पढ़ाई थी। वहां पर यही क्वेश्चन लगा था, अभी लेब असिस्टेंट में इस क्वेश्चन लगा था। तो मेरी सीटें आप सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। मैं आपको वादे के साथ कहता हूं मेरी सारी सीटें पढ़ो और पेपर देकर आओ। मैं नहीं कह रहा हूं कि 100% मैं पढ़ाऊंगा वही आएगा, ना भाई इतना तो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन इतना मैं कह रहा हूं कि वहां 100 क्वेश्चन अगर आपके राजस्थान जीके का आ रहे, 50 क्वेश्चन अगर आपके राजस्थान जीके का आ रहे, तो भाई 30 से लेकर 35 क्वेश्चन आपको मेरी सीटों में से मिल जाएंगे, कहीं डाउट नहीं रहेगा, 30 से 35 आराम से मिल जाएंगे। लो जी आगे चलते हैं। शिकार एक्ट घोषित करने वाली रियासत है भाई टोक रियासत, और टोक रियासत ने 1901 में शिकार एक्ट घोषित कर दिया था। टोक मत 1901 में शिकार एक्ट को घोषित कर दिया था। डाक टिकट जारी करने वाली पहली रियासत है 1904 में जयपुर के अंदर। तो जयपुर ऐसी पहली रियासत है जिसने डाक टिकट को जारी किया। हेलो, हाँ भाई अगला आ रहा आपके सामने कि राजस्थान के अंदर ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने शिकार एक्ट को घोषित किया था। तो भाई जी याद रखना है टोक रियासत 1901 में। टोक रियासत 1901 में, शिकार को टोक मत 1901 में, टोक मत 1901 में। तो शिकार एक्ट टोक में 1901 में। भाई जी याद रखना सबसे पहले रियासत थी जयपुर जिसने डाक टिकट जारी किया था, और उस समय तत्कालीन शासक थे माधो सिंह। भाई माधो सिंह के समय जयपुर के अंदर डाक टिकट को जारी कर दिया गया था 1904 में। तो यह भी याद रखना है कि जयपुर वो रियासत थी 1904 में जिसने सबसे पहले डाक
टिकट को जारी किया था। अब चलते हैं दोस्तों, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने वाली रियासत थी भाई 1910 में जोधपुर। मेरे दोस्तों ये अभी क्वेश्चन अभी बीएसटीसी का पेपर दिया था कल परसों, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए मैं कह रहा हूं क्वेश्चन आते हैं सब जगह से आएंगे, घूम घूम कर आएंगे। और भाई जी अगर इस सीट को पढ़ के जाओगे तो उतना ही ज्यादा आपको मजा आएगा। तो वन्य जीवों के लिए, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए भाई कानून बनाने वाली रियासत है 1910 में जोधपुर रियासत। याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट, वन अधिनियम बनाने वाली रियासत की अगर मैं बात करूं तो अलवर रियासत 1935 में वन अधिनियम बनाया था अलवर ने। और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कानून बनाया था किसने भाई? जोधपुर ने। लो जी, डूंगरपुर एक ऐसी रियासत थी, सॉरी शिक्षा पर रोक लगाया था डूंगरपुर ने। डूंगरपुर ने कहा पढ़नो नहीं थाने थे, ज्यादा पढ़ लो तो आगे बढ़ जावेला, ते कानून के तहत सरकार ने गिरा देवेला। तो डूंगर ने कहा भाई पढ़ाई छोड़ो, घर पे बैठ जाओ, मस्त रहो, खाओ भी और मौज करो। तो डूंगर रियासत थी जिसने शिक्षा पर क्या लगा दी थी? रोक लगा दी थी। और कब रोक लगाई थी भाई? 1947 में लगा दी थी। अलवर रियासत एकमात्र ऐसी रियासत थी जो महात्मा गांधी की हत्या की जिम्मेदार मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि भाई अलवर के उस समय तत्कालीन शासक थे रियासत के तेज सिंह, और भाई तेज सिंह ने महात्मा गांधी की जो हत्या करी थी गोडसे, उस गोडसे को उसके सहयोगी थे उनको अपने वहां जगह पनाह दे दी थी। क्योंकि तेज सिंह के दीवान थे नारायण भास्कर, और नारायण भास्कर ने महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे और उसके सहयोगी परचूरे को शरण दे दी, और उन्होंने वहां पर षड्यंत्र रचा, और षड्यंत्र रचने के बाद में महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। अलवर रियासत भारत की पहली स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया था। लो जी भाई देख लियो भाई, अलवर रियासत जिसने हमारा भारत स्वतंत्र हो रहा है, भारत खुशहाली में झूम रहा, अलवर रियासत नाराज हो रही थी भाई भारत स्वतंत्र कैसे हो गया। लो जी, राजस्थान की वे रियासत जो राजस्थान में मिलना ही को नहीं चाहे, वो थी भाई धौलपुर और भरतपुर। ये सारी के मैं उत्तर प्रदेश मिला, क्योंकि माँ की भाषा उत्तर प्रदेश में बोली जावे तो मैं बेके मैं झार मिल जाऊं। लो टोक रियासत और जोधपुर रियासत ऐसी थी जो कहती मैं तो राजस्थान में कौन नहीं मिला, मैं तो पाकिस्तान में जावा जी। ये लो टोक कहवे कि मैं पाकिस्तान में जाऊं, जोधपुर भी कहवे मैं पाकिस्तान में जाऊं। तो भाई संभव है कि कौन नहीं संभव? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकीकरण क्या समझाया? बोले भारत में बैठो चुपचाप से। बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह वो प्रथम व्यक्ति थे जब एकीकरण के अंदर जब साइन कर रहे थे, कहा कि मैं आज अपने डेथ वारंट पर साइन करने जा रहा हूं। और इस प्रकार रियासती विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत कौन सी बनी थी दोस्तों? बीकानेर बनी थी। और अंतिम रियासत कौन सी बनी थी दोस्तों? धौलपुर बनी थी। तो आज के सेशन में मैंने राजस्थान के एकीकरण से बनने वाले तमाम जो रियासतों का प्रक्रम है उसको समझाया। उम्मीद तो करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो जरूर इसको लाइक कर दीजिएगा, जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैंने पहली क्लास आपके सामने राजस्थान के एकीकरण से संबंधित पढ़ाई है दोस्तों। राजस्थान के एकीकरण से बनने वाले तमाम प्रकार के प्रश्न है उसको मैं आपके सामने यहाँ लिख रहा हूँ। अब इन प्रश्नों को भाई जी अच्छी तरह से याद करके जाना, मैं गारंटी से कहता हूँ यहाँ से पक्का क्वेश्चन लगने वाला है। तो भाई इन सभी प्रश्नों की अपन चर्चा करेंगे, एक एक का मैं उत्तर आपको बताऊंगा, साथ में राजस्थान का एकीकरण का कंप्लीट डिटेल में आपको यहाँ समझाने का प्रयास करूंगा। पहले मैं बता रहा हूँ कि हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं। भाई राजस्थान का सबसे चर्चित एकीकरण कौन से देश को हुआ था? दूसरा पॉइंट, विश्व का सबसे चर्चित एकीकरण किसने किया था? सॉरी, पहला है विश्व का सबसे चर्चित एकीकरण किस देश का हुआ था? दूसरा है विश्व का सबसे चर्चित एकीकरण किसने किया था? अगला है भाई भारत का एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? राजस्थान का निर्माता, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसको कहा जाता है? भारत का लोहे पुरुष किसको कहा जाता है? राजस्थान का लोहे पुरुष किसको कहा जाता है? राजस्थान का एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? राजस्थान में ठिकानों की संख्या कितनी थी? राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी? राजस्थान में एकीकरण के समय रियासतों की संख्या कितनी थी? राजस्थान का पहले चरण का एकीकरण कब हुआ था? राजस्थान के पहले चरण का एकीकरण का नाम क्या रखा गया था? राजस्थान के पहले चरण के एकीकरण की राजधानी किसको बनाया गया था? आगे है राजस्थान के प्रथम चरण का उद्घाटन किन्होंने किया था? नेक्स्ट है दोस्तों राजस्थान के प्रथम चरण के एकीकरण का राज प्रमुख किनको बनाया गया था? अगला प्रश्न है राजस्थान के प्रथम चरण का एकीकरण के उपराज प्रमुख किसको बनाया गया था?
प्रथम चरण का जो एकीकरण हुआ था उसमें प्रधानमंत्री का पद किनको दिया गया था? वो प्रधानमंत्री का पद किनको दिया गया था? मत्स्य संघ जो नाम रखा गया था राजस्थान के प्रथम चरण का, किसकी सिफारिश पर रखा गया था? कौन से दुर्ग के अंदर राजस्थान के प्रथम चरण का एकीकरण हुआ था? और राजस्थान के एकीकरण के समय रियासतों के शासक कौन कौन से? इस प्रकार के तमाम प्रकार के जो प्रश्न है वो राजस्थान का एकीकरण से बनने वाले हैं। भाई जी, राजस्थान के एकीकरण को आप छोटा समझ रहे होंगे, लेकिन मेरे दोस्तों याद रखिएगा, ये छोटा नहीं है, ये बहुत मोटा टॉपिक है। अगर आप इसको एक बार डिटेल से पढ़ लोगे तो भाई जी एग्जाम में बनने वाले तमाम प्रकार के प्रश्न है वो सीधे आपके हाथ में रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की, शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को। लो भाई, शुरुआत करते हैं अपन राजस्थान के एकीकरण की। तो अपन शुरू कर रहे हैं राजस्थान का एकीकरण। अब मैं आपको यहाँ डिटेल से पढ़ाऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, सब चीज आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएगी दोस्तों। लो भाई, सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान का एकीकरण। तो मेरे दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान का जो एकीकरण है वो कब शुरू होता है? पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि राजस्थान का एकीकरण कब शुरू होता है। याद रखना मेरे दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण पूरा होने में लगा था 8 साल 7 माह और 14 दिन। यानी पहला पॉइंट तो आपको यही याद रखना है कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था, पूरा एकीकरण होने में कितना समय लगा था? तो राजस्थान का एकीकरण में पूरा होने में 8 साल 7 महीने और 14 दिन का समय लगा था। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने यह आता है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संभव हुआ था? तो राजस्थान का एकीकरण भैया 7 चरणों में हुआ था। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संभव हुआ था? मेरे दोस्तों याद रखिएगा, राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में हुआ। कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में। राजस्थान के एकीकरणों में कितने रियासतों को शामिल किया गया था? तो मेरे दोस्तों याद रखना है, राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था उसमें 19 रियासतों को शामिल किया गया था। कितनी रियासतों को शामिल किया गया था? 19 रियासतों को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि राजस्थान के एकीकरण में कितने ठिकानों को शामिल किया गया था? तो राजस्थान के एकीकरण में मेरे दोस्तों याद रखना है आपको, 3 ठिकानों को शामिल किया गया था। कितने ठिकानों को शामिल किया गया था? 3 ठिकानों को। तो मोस्ट इंपोर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी है वो कौन कौन सी याद रखनी है? पहली बात, राजस्थान का एकीकरण 8 साल 7 महीने 14 दिन का समय लगा। यानी राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत अगर मैं बोलूं तो राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत 1948 में शुरू होती है और 1956 को पूर्ण होती है। 1948 से 1956, और ये जो टाइम पीरियड है इसमें 8 साल 7 माह और 14 दिन का समय लगा। 8 साल 7 माह और 14 दिन के समय में राजस्थान का एकीकरण संभव हुआ, और इस एकीकरण में 7 चरणों का एकीकरण कहते हैं अपन, और इसमें 19 रियासतें और 4 ठिकानों को शामिल करने का विशेष सहयोग रहा था। और विशेष सहयोग अगर मैं बोलूं दोस्तों तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। और इसलिए सरदार वल्लभ जी भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। वही अगर मैं बात करूं दोस्तों, दामोदर दास को राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। तो दामोदर दास को राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। मेरे दोस्तों याद रखिएगा, पूरे विश्व में एकीकरण की शुरुआत कहां से होती है? तो पूरे विश्व में एकीकरण की शुरुआत मेरे दोस्तों जर्मनी से होती है। पूरे विश्व में एकीकरण की शुरुआत कहां से होती है? पूरे विश्व में एकीकरण की शुरुआत जर्मनी से होती है। और जर्मनी में एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? तो जर्मनी में एकीकरण का श्रेय बिस्मार्क को दिया जाता है। यानी बिस्मार्क वो व्यक्ति था जिसने जर्मनी का एकीकरण किया था। इसलिए भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, क्योंकि भारत में एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। तो जो प्रश्न वहां थे उनके उत्तर यहाँ है भाई। लो जी, चलते हैं अपन राजस्थान का एकीकरण की। लोग बात करते भाई राजस्थान के प्रथम चरण का एकीकरण। तो मेरे दोस्तों, राजस्थान का प्रथम चरण का जो एकीकरण हुआ था वो हुआ था दोस्तों 18 मार्च 1948 को। राजस्थान के प्रथम चरण का एकीकरण कब संभव हुआ था? राजस्थान के प्रथम चरण का जो एकीकरण हुआ था
18 मार्च 1948 को हुआ था मेरे दोस्तों। याद रखिएगा 18 मार्च 1948 को 4 रियासतों का इसमें एकीकरण किया गया था और एक ठिकाने को इसमें शामिल किया गया था। तो 4 रियासतों और इसमें एक ठिकाने को शामिल किया गया था दोस्तों। अब अपन बात करेंगे कि वो 4 रियासतें कौन सी है, वो ठिकाना कौन सा है, वो हमें कैसे याद रखना पड़ेगा। तो मैं आपके सामने एक छोटा सा ट्रिक लिखता हूं दोस्तों, वो ट्रिक आपको याद रखना है, आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। ट्रिक है भैया, अब धोख लगाऊं नीम थारे, अब धोख लगाऊं, अब धोख लगाऊं नीम थारे, नीम थारे मछली बनकर, मछली बनकर। ये ट्रिक और ये लाइन अगर आपको याद रह गई तो राजस्थान के पहले चरण का एकीकरण आपको सटीक से याद हो गया। अब धोख लगाऊं नीम थारे मछली बनकर, इसका मतलब मछली कैरी है, धोख लगाना है नीम को और आपको मछली बनना पड़ेगा। तो भाई देखिए अब से हमारे पास में आ जाएगा अलवर रियासत, भ से आ जाएगा भैया भरतपुर रियासत, भ से आ जाएगा भरतपुर रियासत, धोख से आ जाएगा भाई धौलपुर रियासत और का से आ जाएगा भाई करौली रियासत, का से आ जाएगा करौली रियासत। तो राजस्थान की 4 रियासतें जिनका राजस्थान के प्रथम चरण में एकीकरण किया गया था, और वो 4 रियासतें जो प्रथम चरण के एकीकरण में संभव हुई थी वो थी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। और यहां पर एक ठिकाना था दोस्तों, और वो ठिकाना था नीमराना, वो ठिकाना था दोस्तों नीमराना। कई बार इसको ऐसा भी लिख सकते हैं नीमराना, मैंने दोनों चीज लिख दिया, ये लिखा मैंने नीम। तो अब धोख लगाऊं नीम थारे में मछली बनकर, अब धोख लगाऊं नीम थारे मछली बनकर। तो भाई अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, नीमराना ठिकाना आ चुका है। ये राजस्थान के प्रथम चरण। अब भाई जी या मछली क्या है, मछली का मतलब राजस्थान के प्रथम चरण के एकीकरण का जो नाम रखा गया था वो रखा गया था दोस्तों मत्स्य संघ। राजस्थान के प्रथम चरण का एकीकरण का जो नाम रखा गया था वो रखा गया था दोस्तों मत्स्य संघ। क्या रखा गया था दोस्तों, मत्स्य संघ। और इसलिए इस राजस्थान के प्रथम चरण एकीकरण का श्रेय दिया जाता है के एम मुंशी को। किसको दिया जाता है, के एम मुंशी को। के एम मुंशी की सिफारिश पर ही राजस्थान के प्रथम चरण के एकीकरण का जो नाम रखा गया था दोस्तों वो रखा गया था मत्स्य संघ। अब प्रश्न आता है कि राजस्थान के प्रथम चरण का एकीकरण जब हुआ था उसका नाम के एम मुंशी की सिफारिश पर रखा गया था। तो किसकी सिफारिश पर रखा गया था दोस्तों, के एम मुंशी की सिफारिश पर रखा गया था। लो भाई जी आगे बात करते हैं कि राजस्थान के प्रथम चरण का एकीकरण की बात कर लेते हैं। राजस्थान के प्रथम चरण का नाम रखा गया था दोस्तों मत्स्य संघ। प्रथम चरण का एकीकरण हुआ था दोस्तों 18 मार्च और 1948 को दोस्तों। प्रथम चरण के एकीकरण में जो रियासतें को शामिल किया गया था दोस्तों वो रियासतें कौन कौन सी थी, वो थी दोस्तों अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। और अगर मैं दोस्तों ठिकाने की बात करूं तो वो जो ठिकाना था दोस्तों वो हमारे पास में था दोस्तों नीमराना। क्या था दोस्तों, नीमराना। और भाई नाम किसकी सिफारिश पर रखा गया था, तो नाम रखा गया था भाई जी के एम मुंशी की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर रखा था, के एम मुंशी की सिफारिश पर। अब अपन बात करते भाई राजस्थान के प्रथम चरण के एकीकरण की राजधानी किसको बनाया गया था, तो भाई प्रथम चरण के एकीकरण की राजधानी अलवर को बनाया गया था। किसको बनाया गया था दोस्तों, अलवर को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, अलवर को। अब बात करते भाई राजस्थान के प्रथम चरण के एकीकरण का राज प्रमुख किसको बनाया गया था, तो भाई अलवर के शासक थे उदयभान सिंह। उदयभान सिंह को राजस्थान के प्रथम चरण का एकीकरण का राज प्रमुख बनाया था। उदयभान सिंह को राजस्थान के प्रथम चरण के एकीकरण का राज प्रमुख बनाया था। उप राज प्रमुख की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों तो राजस्थान के प्रथम चरण के एकीकरण का उप राज प्रमुख बनाया गया था दोस्तों गणेश पाल देव को। गणेश पाल देव को बनाया गया था। ये करौली, तत्कालीन करौली रियासत के शासक थे, इनको उप राज प्रमुख बनाया गया था। दोस्तों अगर अपन बात करते हैं प्रधानमंत्री किनको बनाया गया था, तो राजस्थान के प्रथम चरण के एकीकरण के प्रधानमंत्री बनाया था शोभाराम कुमावत को। शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। मेरे दोस्तों याद रखिएगा
कि राजस्थान के प्रथम चरण का एकीकरण। अब धोख लगाऊं नीम थारे मछली बनकर तब जाकर मेरी शोभा हो जाएगी। अब धोख लगाऊं नीम थारे में मछली बनकर तब जाकर मेरी शोभा होगी। तो प्रधानमंत्री का खवाब किसको बनाया गया, प्रधानमंत्री का दर्जा किसको दिया गया, शोभाराम जी कुमावत को दिया गया। वो जो मैंने लाइन बोली वो सारी लाइनों से उत्तर निकल गए आपके सामने। अब दोस्तों याद रखिएगा, राजस्थान के प्रथम चरण का एकीकरण कौन से दुर्ग में हुआ था, तो याद रखना भाई आपको ये भरतपुर दुर्ग। ठीक है भाई, एक मिनट, भरतपुर दुर्ग, भरतपुर दुर्ग में राजस्थान के प्रथम चरण का एकीकरण हुआ था। तो राजस्थान के प्रथम चरण के एकीकरण से बनने वाले तमाम प्रकार की जो प्रश्न है वो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। यही से क्वेश्चन आएंगे भैया, यही से एग्जाम में पूछे जाएंगे, इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। तो आज की सेशन में मैंने आपको राजस्थान का प्रथम चरण का एकीकरण आपको याद करा दिया। हाँ भाई जी, एक बार सभी इसको उतार लो या एक बार देख लो, आप तो देख लो भैया, सभी देख लो, आपको बिल्कुल नोट्स मिल जाएंगे, देख लो अच्छी तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छी तरह से देख लीजिएगा इसको। हाँ भाई, एक उप प्रधानमंत्री भी लिख लो, लिखा हुआ है तो उप प्रधानमंत्री। और उद्घाटन किसने किया था, उद्घाटन किसने किया था, बिल्कुल उद्घाटन का भी लिखवा देता हूं मैं आपके सामने। उद्घाटन क्या था, NBNV, नरहरि विष्णु गॉडगिल। बिल्कुल उद्घाटन क्या था दोस्तों, नरहरि विष्णु गॉडगिल। अब दोस्तों उप प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था, तो उप प्रधानमंत्री युगल किशोर चतुर्वेदी को। बिल्कुल, ये आप अच्छी तरह से एक बार नोट कर लीजिएगा, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार पढ़ लो भाई। जो ऑफलाइन बैठे हुए मैं सबसे कह रहा हूं भाई, एक बार पढ़ लीजिएगा, पढ़ लो भाई एक बार अच्छी तरह से। उदयभान सिंह भैया धौलपुर रियासत के थे और गणेश पाल देव करौली रियासत के थे। राजस्थान के प्रथम चरण की राजधानी अलवर को बनाया गया था, याद रखना आप सभी को। KM मुंशी की सिफारिश पर राजस्थान के प्रथम चरण एकीकरण का नाम मत्स्य संघ रखा था। प्रधानमंत्री शोभाराम जी कुमावत को बनाया गया था। उप प्रधानमंत्री का दर्जा युगल किशोर चतुर्वेदी को दिया गया था और गोपीलाल यादव को दिया गया था। और युगल किशोर चतुर्वेदी को भारत का राजस्थान का दूसरा जवाहरलाल नेहरू जी भी कहा जाता है। पढ़ लिया भाई, हाँ भाई, सभी को याद हो गया, फटाफट से कमेंट करके बताइए दोस्तों, सभी को याद हो गया। तो आज के सेशन में मैंने राजस्थान के प्रथम चरण का एकीकरण आपको पढ़ा दिया दोस्तों। कल हम बात करेंगे राजस्थान के दूसरे चरण का एकीकरण, फिर तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे सबकी बात करेंगे। कल हमारा राजस्थान का एकीकरण का कंप्लीट सेशन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आज भाई 1 घंटे से ज्यादा का यह वीडियो बन चुका है। तो 1 घंटा बहुत है, नहीं तो फिर आपको नींद आ जाएगी भाई। यहाँ पर बैठे हुए बिल्कुल लगता है कि मुझे नींद आ रही है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। आपको राजस्थान का प्रथम चरण का एकीकरण मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है। प्रथम चरण के एकीकरण को अच्छी तरह से याद रखना है, सारे क्वेश्चनों के जवाब आपको मिलते जाएंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप सभी से निवेदन करता हूं आपके दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो। आपके दोस्तों को बताओ भाई आरुष क्लासेस ऐप को इंस्टॉल करो और वहां पर मामूली सा शुल्क दो और बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर लीजिएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।